एक दिन अजय फोन पर बात कर रहा था, थोड़ा घबराया लग रहा था। मैंने पूछा कोई परेशानी है तो उसने हंस कर टाल दिया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना हम रेस्टोरेंट में खाएंगे। मैं जल्दी से तैयार हो गई। मैंने आज अजय से उसके परिवार के बारे में पूछा। पहले तो वो कुछ नहीं बोला। मेरे बार बार पूछने पर उसने बताया कि उसका कोई नहीं है। माँ और बाबा कार एक्सीडेंट में मर गए हैं। एकदम से शांत हो गई। दोनों एक 5 स्टार होटल में पहुंच गए। सुंदरी, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है साहिल। मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ वो यही सुंदरी है। साहिल ने कहा, मेरी होने वाली भाभी बहुत खूबसूरत है। कब शादी कर रहा है? अगले हफ्ते। साहिल ने कुछ पेपर निकाला और अजय ने उस पर साइन कर दिया और मुझे भी करने को कहा। मैंने पूछा ये क्या है, तो अजय ने बताया कि शादी का कानूनी पेपर है जो मैरिज कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है हफ्ते पहले। मैंने हंसते हुए उस पर साइन कर दिया। 3 बज गए थे कि हम घर लौट रहे थे। सड़क पर मुझे रिया दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोकने को कहा तो अजय ने मुझे रिया से मिलने से मना कर दिया और बोला कि कल उसे फोन करके बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में मिल लेना। अगले दिन मैंने रिया को रेस्टोरेंट में बुलाया। रिया गेट पर बाहर इंतजार कर रही थी। वहां के दरबान ने उसे अंदर आने से मना कर दिया था। वैसे भी मुंबई में आदमी नहीं, उसके कपड़ों से पहचान होती है। मैं रिया के पास पहुंची पर मुझे पहचान नहीं पा रही थी। रिया को मैंने अपना नाम बताया तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई। तू कहाँ गायब हो गई? और इतना बड़ा बदलाव? लगता है कुछ बड़ा कर रही है। वो सब तू छोड़, बता क्या पिएगी? कुछ भी। वेटर कॉफी ले आता है। सुन, मेरी शादी है अगले हफ्ते। रिया एकदम शॉक्ड हो जाती है। तुझसे कौन शादी कर रहा है? कोई पागल है क्या? या फिर तुझे बेवकूफ बना रहा है? हम लोगों से हर कोई शादी की बात करता है पर कोई शादी नहीं करता। वो वैसा नहीं है। मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये देख अंगूठी अजय ने दी है मुझे। तो उसका नाम अजय है। मैं सब समझ गई। तुझे वो कैसे मिला होगा। मैं दुआ करूंगी तेरी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत हो। ये मेरी शादी का कार्ड है, तू टाइम पर आ जाना। और प्लीज थोड़ा अपना। रिया खुश होकर बोलती है, मुझे पता है अब तू इज्जतदार समाज की लड़की है। मैं भी उसी तरह तैयार होकर आऊंगी। आखिर मेरी शादी का दिन आ गया। रिया मुझे तैयार करने लग गई। हॉल में मेहमान भी आना शुरू हो गए। अजय ने कुछ दोस्त और रिश्तेदारों को ही बुलाया था। मतलब यही कुछ 30 लोग रहे होंगे। पंडित ने मुझे मंडप में आने को कहा। रिया मुझे दुल्हन की तरह सजाकर हॉल में ले गई। मैं जाकर अजय की दाई ओर बैठ गई। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। 7 फेरे लिया और मंगलसूत्र पहनाकर अजय अब मेरा पति बन चुका था। फिर अजय ने मुझे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाया। मैंने सबको नमस्ते किया। उन लोगों ने भी मुझे बहुत ही महंगा तोहफा दिया। रात हो चुकी थी और शादी का कार्यक्रम भी खत्म हो चुका था। सारे मेहमान भी अपने घर चले गए। अजय मेरे पास आकर बेड पर बैठ गया। मैंने जाकर अजय के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने मुझे उठाया और अपने पास बिठा लिया। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज हमारी सुहागरात है। मैंने कहा, बार में नाचने वाली के साथ शादी करके आपने दिखा दिया कि अच्छाई अभी इस दुनिया में है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, कैसे बोलूं अजय को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है कहो। गरीबी के कारण मेरे पिता ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी। पर उसने मुझे तलाक दे दिया। मैं पेट से भी थी पर वो बच्चा घर में ही मर गया। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त रिया के साथ मुंबई आ गई। हाँ, उसके बाद फिर तुम डांस बार में डांस करने लगी, बस इतनी सी बात? नहीं, बात और भी कुछ है। कोई ऐसी बात मत करना जिससे मुझे दुख पहुंचे। आपने पूरी ईमानदारी से मुझे अपनाया, इसीलिए आपसे मैं कोई भी राज छुपा नहीं सकती। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, कहो। पहले वादा करो कि आप नाराज नहीं होंगे। हाँ बाबा, नहीं रहूंगा नाराज। बार में डांस करने से पहले मैं अजय ने झट से मेरे मुंह पर अपना हाथ रख देता है। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे पता है कि वो तुम्हारी मजबूरी थी। तुम अपने परिवार और अपना पेट भरने के लिए कर रही थी। मैं समझता हूँ। आज हमारी सुहाग रात है और इसे तुम रोकर वेस्ट करना चाहती हो।
मैंने स्माइल करते हुए अजय से लिपट कर किस करने लगी। अब मैं सुंदरी से मिसेस सुंदरी रॉय हो गई थी। एक दिन अजय परेशान लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिला। रात भर उसने मुझसे बात नहीं की। थोड़ी बेचैन होने लगी। ऐसा क्या हो गया? सुबह जब अजय सोकर उठे तो मैंने पूछ लिया। उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, धक्का देकर मुझे गालियां देने लगा। 3 महीने में पहली बार अजय ने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने अजय से पूछा, मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती हो गई है मुझसे, तेरी वजह से बर्बाद होने लगा हूँ। अजय ने सिगरेट निकाली और कंटिन्यू पी रहा था, और मैं एक कोने में सिर्फ रो रही थी। मेरे पास आकर अजय ने कहा, मैं परेशान था, इसलिए मैंने गलती से तुम पर हाथ उठा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। 15 मिनट हो गए, हम दोनों शांत रहे। फिर अजय से मैंने पूछा कि क्या बात है। मैंने बिजनेस करने के लिए 50 लाख कर्ज लिया था, पर जिस क्लाइंट का काम मैंने किया था वो बैंकरप्ट हो गया है। उसकी कंपनी बर्बाद हो गई है, पर मैंने जिन लोगों से कर्जा लिया था वो लोग अब अपना पैसा मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। उन लोगों ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है। उसके बाद मुझे जेल जाना पड़ेगा फ्रॉड के केस में। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा। 50 लाख रुपए 2 महीने में नामुमकिन है। मेरे पास जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई तो रास्ता होगा। वो मेरी तरफ देखने लगा और मुझे गले लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। एक बात कहना चाहता हूँ। अब तुम अपने गांव चली जाओ। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिसे तुम और तुम्हारा परिवार अच्छी जिंदगी जी लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे जेल जाने के बाद फिर से तुम उसी दलदल में काम करो। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी मुझे बाहर वाली बात से याद आया कि अन्ना शायद मेरी मदद करेगा। मैं उठकर अजय के पास गई। मैंने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, अन्ना मेरी मदद करेगा। अजय ने कहा, ठीक है, ये भी करके देख लो। मैं भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हेल्प मांगता हूँ। अगले दिन मैं बार में पहुंच गई। मैं अंदर जाने लगी पर दरबान ने रोक दिया। पर मैंने जैसे ही अपना चेहरा दिखाया तो पहचान गया। दोपहर का समय था, इसलिए पूरा बार खाली था। अन्ना मुझे बैठने को कहा और बोला, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने अपना सारा दुख का पिटारा अन्ना के सामने रख दिया। पर जैसे ही मैंने अन्ना से 50 लाख की मदद की मांग की तो वो चेयर से खड़ा हो गया। तू पागल हो गई है? इतना बड़ा अमाउंट? चल एक बार तुझे दे भी दूंगा, पर तुम लोग लौटाओगे कैसे? आप चिंता मत करो अन्ना, एक बार उनका काम चालू हो जाएगा तो ब्याज के साथ 1 साल में चुका देंगे। तू मुझे 1 हफ्ते का समय दे, मैं तेरा काम कर देगा, पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मैंने राहत की सांस लेते हुए बाहर निकली और ऑटो में बैठकर घर गई। अजय मेरे पास आ गया और पूछा कि कोई बात बनी। मैंने कहा, हाँ, 1 हफ्ता लगेगा और अन्ना ने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मांगा है। अजय ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। तुम नहीं समझ सकती मैं कितना रिलीफ फील कर रहा हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया है, बोलो तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? तो मैंने भी कहा, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो इस घर में बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दे। बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग जरूर करेंगे। 1 हफ्ते बाद मैंने अन्ना को फोन किया। अन्ना ने कहा, पैसे रेडी है, तू आ जा। मैंने अजय को फोन करके कहा कि आप भी साथ चलिए क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था। पर अजय कहीं मीटिंग में बिजी था तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पैसे लेकर घर पहुंचो, मैं भी वहीं मिलूंगा। मैंने ऑटो रुकवाया और मीरा रोड की तरफ निकल पड़ी। अन्ना ऑफिस में बैठा था, इंतजार कर रहा था। अन्ना मुझे एक बड़ा बैग दिया जो पैसों से भरा था। मैं बैग लेकर वहां से निकल गई। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैंने देखा कि सड़क किनारे अजय खड़ा था। दौड़कर मेरे पास आ गया, बैग अपने हाथ में ले लिया। टैक्सी में बैठकर हम दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब मैं जेल नहीं जाऊंगा। अजय ने घर आने से पहले गाड़ी रुकवा दी। मुझसे कहा, मैं ये पैसा उन लोगों को देकर आता हूँ। अजय पैसों से भरा बैग लेकर दूसरी टैक्सी में निकल गया। मैं घर आकर नहा के तैयार होकर टीवी के सामने बैठ गई और अजय का इंतजार करने लगी। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। पर जब आंख खुली तो देखा रात के 3 बज रहा था। मोबाइल चेक किया तो अजय का कोई फोन नहीं था।
कोई मैसेज भी नहीं था। मैंने अजय को फ़ोन ट्राई किया, तो वो भी स्विच ऑफ था। मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैं अपने आप से बात करने लगी। लगता है दोस्तों के साथ पार्टी करके वही सो गए होंगे। सुबह हो गई पर अभी भी अजय का फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं किचन में जाकर खाना पकाने लगी। 12 बज गए पर फिर भी अजय का फ़ोन स्विच ऑफ था। मुझे अब डर लग रहा था कि कहीं अजय के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी अचानक डोर की घंटी बजी और मैं दौड़कर दरवाजा खोला, पर सामने वॉचमैन खड़ा था। दीदी, आपने प्लम्बर बुलाया था क्या? दोपहर के 3 बज गया। मुझे अब अजय की चिंता सता रही थी। मेरे दिमाग में पैसों को लेकर अपनी कहानी चलने लगी, क्योंकि 50 लाख रुपए कम नहीं होता। मैं हर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह दिमाग को शांत रखूं, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपना पर्स उठाया और पुलिस स्टेशन में अजय की गुमशुदा होने की रिपोर्ट करने के लिए निकली। बिल्डिंग से बाहर आकर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी अचानक एक ऑटो मेरे सामने रुकती है।